गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अंजित ढाका पर। आज हम डिस्कस करेंगे 2025 में जो पेपर आया था फिजिक्स का यूपी बोर्ड के अंदर, जो सेट का नाम है 346 JB। ये डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर जो होगा वो MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। पहले उन्हें सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोल रखा, चार्ज ऑन ए पीस ऑफ मेटल इज -3.2 कूलम, नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज। एक्सिस इलेक्ट्रॉन मतलब यानी कि आपसे पूछेगा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा यहाँ पर कि कितने होंगे। तो यहाँ पर पास पहले लिखते हैं गिवन डेटा मेरे पास क्या क्या चीज़ रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा चार्ज, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको वो रखा क्यू को लिख दी यहाँ पर -3.2 कूलम, है ना। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर निकालना एन क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। निकालते हैं यहाँ पर, तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी आपको नंबर ऑफ चार्ज निकालने हो, आइदर वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो हम लगाएंगे कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे चार्ज की, क्वांटाइजेशन वाली। तो हम जानते हैं उसमें क्या, Q इक्वल टू NE। तो Q इक्वल टू यहाँ लगाएंगे -NE। क्यों लगाएंगे, देखो बेसिकली फॉर्म रहता है Q इक्वल टू +-NE। अगर होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर रहते हैं +NE। यहाँ पर चार्ज का साइज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ लेंगे -NE। Q यहाँ पर किधर रखा आपको -3.2 -N। E फॉर चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ माइनस से -N कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो N इक्वल टू 3.2 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये जाएगा तो 16 2 जा, ये ऊपर आएगा 2। अगर ये मैं यहाँ से फर्दर N की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ कितनी आएगी 2, पावर कैसी है नीचे निगेटिव, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव 19। तो आपका आंसर ये होगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की, बी। इसमें बोला गया टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए गैल्वेनोमीटर वी कनेक्ट इन इट। अगर मान लो किसी सर्किट के अंदर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना हो, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोला गया क्या, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ए हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसमें हम लगाते हैं क्या, हाई रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज के अंदर। देखो क्यों, इसमें बोला गया टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, जो कि मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर है ना। ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज with the galvanometer. This is because voltmeter needs to have a very high resistance so that it draw negligible current from the circuit branch across which is the potential difference is being measured, thereby no altering the circuit original behavior। देखो हम जानते हैं ऐसा क्यों बोला गया सीरीज के अंदर, हमें निकालना, हमें मेजरमेंट करना है क्या, वोल्टेज। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, है ना। तो R यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास वोल्टेज का मेजरमेंट इजी से हो पाएगा। देखो क्यों, यहाँ हम लगा V/R इक्वल टू I। अगर R की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये बात बोलेगी क्या, कि जब भी हम, अगर गैल्वेनोमीटर मेरे पास एक डिवाइस है, अगर उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो गैल्वेनोमीटर का होगा ही होगा, और हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे सीरीज के अंदर, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, जिस कारण क्या होगा, करंट मेरी ना के बराबर फ्लो होगी। तो वो वहाँ पर उसका एग्जैक्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम मेजरमेंट कर सकते हैं उस सर्किट के अंदर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये बोला ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज।
नेक्स्ट सी पार्ट में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज। देखो फेज डिफरेंस मीन्स क्या होता है, तो फेज डिफरेंस मीन्स होता है कि कोई चीज़ लैग कर रही है या लीड कर रही है, ठीक है ना। तो उस बिहार पर हम कह सकते हैं भाई फेज डिफरेंस कितना होगा। अगर मान लो कोई चीज़ लैग नहीं कर रही, दोनों की साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही है, तो वहाँ पर फेज डिफरेंस बोला जाता है जीरो। क्या होगा? जीरो, अगर साथ साथ चलेंगी तो देखो यहाँ पर, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर ऑक्सीलेट इन फेज विद ईच अदर। फेज में क्या करती है? ऑक्सीलेट करती है दोनों साथ साथ। दिस मीन्स दैट दे रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम इन सेम स्पेक्ट्रल लोकेशन, देयर फोर द फेज डिफरेंस बिटवीन इज जीरो। देखो अगर इसका डायग्राम आपने देखा होगा ई एम वेव का, तो हमने ई एम वेव का डायग्राम बनाते हैं इस टाइप से। जैसे मैंने बनाया मेरे पास बाई एक्सिस, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस ये वाला। तो यहाँ पर अगर मैं ई एम वेव बनाता हूँ तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है ये वाली इस टाइप से, और मैग्नेटिक फील्ड की मान लो आप इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर मैं देख पाऊँ हाईलाइटर की हेल्प से यहाँ पर, तो देखो दोनों की दोनों यहाँ से सेम स्टार्ट हुई, चलना स्टार्ट हुई, और देखो यहाँ जाके इधर जीरो हुई, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर क्या होगा? जीरो होगी। तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हुई? सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो हो रहे हैं। इसमें कोई भी लैग और लीड नहीं दिखाई दे रहा, तो दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पर फेज डिफरेंस इनका होगा जीरो, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे मान लो ये बनेगा तो उसी टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? कोई लैग या लीड नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? यहाँ पर जीरो। नेक्स्ट डी, आंसर नंबर डी। जो क्या बोला गया यहाँ पर, प्रिज्म एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म विल बी। आपको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर पास गिवन क्या चीज़ है यहाँ पर, इसमें बोल रखा कि आपका जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो इक्वल है प्रिज्म एंगल के। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर गिवन जो मेरे पास दे रखा गिवन वो क्या चीज़ है? प्रिज्म एंगल, दैट मीन्स ए, और मिनिमम डेविएशन एंगल दैट मीन्स डेल्टा एम, दोनों कैसे हैं? इक्वल। तो मुझे निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वी नो दैट हम जानते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन, यहाँ पर होगा साइन ए अपॉन टू, साइन ए अपॉन टू। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पास होगा साइन, देखो डेल्टा एम जो यहाँ पर है आपका ये वाला डेल्टा एम, और इसके लिए क्या रख सकते हैं हम? ए, दैट मीन्स ए प्लस ए, तो यहाँ पर होगा 2a, कितना हो जाएगा? 2a। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कितना? 2a अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना? साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए का फॉर्मूला कितना होगा? 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये वाट हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा? 2 कोस ए बाई 2। ये आपका क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? प्रिज्म का, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल व्हेन प्रिज्म एंगल एंड डेविएशन एंगल विल बी इक्वल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। यहाँ बोला था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम दिखाते हैं क्या? कैपिटल एम से, ठीक है ना। ये आंसर नंबर ई। तो इसके फॉर्म होते हैं
स्मॉल m इंटू 12, एक फॉर्मूला होता है ये, और एक फॉर्मूला होता है कितना, जहाँ पर m क्या होती है, जो आपके मैग्नेटिक पोल होते हैं उसकी स्ट्रेंथ, और 12 क्या होता है, उसकी लेंथ, टोटल लेंथ, बार लेंथ, चाहे आपकी बार मैग्नेट हो या फिर कोई यूवी मैग्नेट हो। एक होता है कितना, आई इंटू ए, आई इंटू ए, जहाँ पर आई क्या है मेरे पास, करंट। अगर मैं ऐसा यूनिट इसकी निकालने लगूँ तो करंट की यूनिट क्या होती है बताओ, तो करंट की आपकी यूनिट होती है एम्पियर, और एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। दोनों में क्या आएगा, इनटू। तो आंसर कितना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर पर, वो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट एफ, एफ में क्या बोला गया यहाँ पर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ of a metal surface is 2000 angstrom on incidence of a radiation of 1000 angstrom. Kinetic energy of emitting photoelectrons will be, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकालने हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। चलो यहाँ पर पहले लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या बोला था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या बोला रखी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे वर्क फंक्शन में यूज करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पास रखा लैम्डा नॉट, कितना, 2000 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट जो रेडिएशन रखी है, इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ दैट मीन्स लैम्डा, वहाँ रखा आपको 1000 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब आपको निकालनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालनी है आपको, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले हम निकालते इसकी एनर्जी जूल में निकालेंगे, फिर इसे कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो देखो हम जानते हैं क्या, आइंस्टाइन इक्वेशन, दैट मीन्स एनर्जी इंसिडेंस इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको निकालनी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्म बनेगा ई आई माइनस डब्ल्यू नोट। यहाँ जो फॉर्मूला होगा वे 2-3 फॉर्मूले होते हैं, याद रखना एनर्जी के। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एच एफ, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है ही नहीं है, तो एक फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ हम लगाएंगे ये वाला एच सी अपॉन लैम्डा। चलो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो यहाँ होगा एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ होगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट फॉर वर्क फंक्शन के लिए। दोनों में जो कॉमन चीज़ होगी वो कितनी होगी, एच सी, और यहाँ बचेगा आपका लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा वैल्यू कितनी यहाँ पर 1000, 1 2 3 माइनस 1 अपॉन 2000, 1 2 3। ओके, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ एच की, और एच कितना होगा, देखो ये वाला पार्ट जो आपका है, ये वाला पार्ट भी एंगस्ट्रॉम है, ये वाला पार्ट भी क्या है, एंगस्ट्रॉम। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपकी पावर लगेगी वो लगेगी 10 की पावर -10, जो ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ जाएगी, मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले लिया। अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ तो एच के लिए कितनी है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सी दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर -10। अगर मैं यहाँ पर देखो सोल्व कर पाऊँ तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 2000, और यहाँ आपका बचेगा 2000 वन जा 2000 एंड 1000 वन जा 1000। तो 2000 माइनस 1000 दैट मीन्स 1000, ये कैंसल आउट हो चुका। अगर मैं 2 से देखूँ सीरीज करके कितना आएगा, 3.3, ठीक है ना। अगर पावर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आएगा 9.9 मल्टीप्लाई करने के बाद, और 10 की पावर -10, ऊपर का प्लस की 10 होगी तो 18 है प्लस की, और 34 है माइनस की, तो आपका यहाँ बचेगा 16, -16। ओके, अगर मैं यहाँ पास जो आंसर आएगा वो आएगा जूल के अंदर, किसके अंदर, जूल के अंदर, लेकिन यहाँ निकालना मुझे किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, डिवाइड दे देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है ना। तो आपको जो इसका आंसर आ गया सोल्व करने के बाद, है ना,
इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी का वो होगा 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। याद रखना, अगर मान लो आपको जूल में दे रखा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से आप क्या करोगे, डिवाइड दोगे इस वाले पार्ट को, किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, जो आपका आंसर जूल के अंदर आएगा। तो इसको डिवाइड देने किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसको डिवाइड देंगे तब आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हो इसमें ये होंगे शायद 2 मार्क्स के क्वेश्चन। क्या बोला गया इसके अंदर, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, फिर उसको लिखेंगे यूनिट। तो देखो इसमें क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया ए परपेंडिकुलर टू फील्ड। मोर जनरली फॉर्मूला इज फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, स्केलर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो देखो यूनिट कैसे निकालेंगे। तो फाई का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। कोई भी जब एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वहाँ पर पास एंगल गिवन हो तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट होने की नहीं है। तब यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसकी होगी एसआई यूनिट। बात करते हैं नेक्स्ट, डिफाइन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये आपका आंसर नंबर ए था, ये आपका आंसर नंबर बी है। देखिए क्या बोले यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट मीन्स ईएमएफ ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव द चार्ज अराउंड एंटायर सर्किट। एंटायर मतलब जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों में हो। और ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसका मेन डेफिनेशन क्या हुई, द टोटल एनर्जी सप्लाई, यानी कि जो भी सेल होता है जो टोटल एनर्जी सप्लाई करता है पर यूनिट चार्ज के, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सी वाले पार्ट में क्या बोला गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल इज 6 मिली हेनरी एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट it is 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द कोयल। तो पहले लिखते हैं गिवन डेटा, ये आपका आंसर नंबर सी। गिवन क्या है यहाँ पर, एक कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा, दैट मीन्स एल कितनी है, 6 मिली हेनरी। आगे से कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 6 × 10⁻³ हेनरी। यहाँ पर देखा द रेट फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स DI/dt, ये कितना 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, चलो अब मुझे निकालना इंड्यूस्ड EMF। तो फॉर्मूला कितना होता, E = -L DI/dt। ये माइनस साइन इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। एल के लिए कितनी यहाँ पर 6 × 10⁻³ और आपका DI/dt ये आपका 10⁻³। तो जितनी पावर प्लस की उतनी पावर माइनस की, तो पावर कितनी बचेगी 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो दैट मीन्स इसका आंसर होगा -6 × 6 वोल्ट। तो ये आपका आ गया EMF, सेल्फ इंडक्टेंस कोयल का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी कि केवल आपको मेंशन करना, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना, केवल मेंशन करना है 2 पॉइंट कि जहाँ पर क्या थे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गए थे। ड्रॉबैक मतलब फेल हो जाना। देखते हैं यहाँ पर, ये आपका था कौन सा, डी पार्ट।
देखिए बात बोलेगी यहाँ पर आपको केवल दो ही पॉइंट लिखने हैं ये वाले, एक तो इन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि ये वाला पॉइंट, एक आपको लिखना केवल ये इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, ये वाले केवल आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका होता 3 मार्क्स का, तो ये इसके बारे में फिर समझाना पड़ता। देखो कैसे, अकॉर्डिंग, पहले हम पढ़ते इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था। क्यों, कैसे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल इक्वेशन, एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इज ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग एक्सलेशन, centripetal acceleration, a accelerating charged particle expected continuously radiate electromagnetic energy. If electrons continuously radiate energy, their orbits would shrink spirally inward and they would eventually fall into the nucleus. This would lead to collapse of atom in very short period, which clearly contradicts the observed स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखो इस जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, इसका मीनिंग केवल यही है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एटम है, क्या मान लो कोई एटम, एटम क्या होता है नेचर के अंदर, होता है स्टेबल, क्या होता है स्टेबल, वो गायब नहीं होता। अब हम बात करते हैं किसकी, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बता पाया था कि एटम जो होता है स्टेबल क्यों होता है, ये अपनी स्टेबिलिटी क्यों रखता। तो इसने क्या बोला चाहा था, ये डिफाइन नहीं कर पाया। देखो क्यों, मान लो आपका ये है ऑर्बिट, यहाँ पास है न्यूक्लियस, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लगातार घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज, तो चार्ज मेरे पास क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मूवमेंट करने लगेगा तो करंट बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होंगी, जब भी यहाँ पर कुछ एनर्जी रेडिएट होगी, क्या होगी, लगातार एनर्जी रेडिएट होती जाएगी बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या, जैसे एनर्जी रेडिएट होती गई तो क्या होगा, ये अपना श्रिंक यानी सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। मान लो पहले आउटसाइड ऐसे घूम रहा था ये, कुछ टाइम बाद एनर्जी लॉस होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ घूमने लगेगा, फिर यहाँ घूमने लगेगा, ऐसे ही करते करते क्या होगा, न्यूक्लियस में ये गिर जाएगा। जब न्यूक्लियस में गिरेगा तो हम वहाँ पर क्या देख पाएंगे कि जो इसका नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना चार्ज होगा प्लस का उतना होगा माइनस का। तो दैट मीन्स कोलैप्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोलैप्स, और वो नीचे से क्या हो जाएंगे, गायब। अब सेकंड पॉइंट क्या था, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, यानी कि जो लाइन स्पेक्ट्रा होती है, जैसे हम पढ़ते हैं बाल्मर, पास्चन, ठीक है ना, पी फंड, ये जो सीरीज होती हैं, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी लेवल होता है, उस जो रेडिएट एनर्जी निकलती है, तो उसको डिफाइन कर पाता है ये वाला, जिसने बताया था बोहर ने, ठीक है ना। देखते इसमें क्या, रदरफोर्ड मॉडल predict the electrons could orbit at any radius, thus radiate energy of all possible frequencies continuously as they spring inward. They would result in a continuous spectrum of light emitting by atoms. However, experiments show atoms emit light only at specific and discrete wavelength, forming a line spectrum. Rutherford model could not explain these observed sharp spectral lines. ठीक है ना, मतलब मेन चीज़ वही है, जो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो वहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रेडिएट करेगी, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसकी स्पेक्ट्रम, जैसे हम पढ़ते हैं एक्सरे, गामा रे, इस टाइप से। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज 0 केल्विन, कमेंट ऑन दिस कंडक्टिविटी। तो याद रखना, कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि वो कितनी चीज़, मतलब कितने चार्ज को अलाउ करेगा। तो याद रखना, इसमें जो चार्ज अलाउमेंट होगा, जिसकी होगी कंडक्टिविटी, ये क्या बोला मैंने, कंडक्टिविटी, ये क्या होगी इसकी, 0, कितनी होगी, 0। अब देखो क्यों होगी 0, क्योंकि बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर, और हम जानते हैं इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या होती है, 0, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, जिस कारण क्या होगी, करंट की वैल्यू 0 आएगी अप्रोक्स। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका ई।
एट 0 केल्विन ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो आप आंसर लिखोगे, एक तो लिखोगे ये वाली लाइन, है ना, और एक ये वाली बात, कमेंट ऑन द कंडक्टिविटी। तो लिख देना इन दिस सिचुएशन कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इज 0। अब करते इसका एक्सप्लेन। अगर मानो 2-3 मार्क्स में आ जाए ना तो फिर हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, इसे एक्सप्लेन भी करके दिखाएंगे। इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉर्मली बाउंड इन द बैलेंस बैंड। कहाँ होते हैं वे? बैलेंस बैंड के अंदर बाउंड होते हैं। फॉर कंडक्शन टू अकर इलेक्ट्रॉन्स नीड टू गेन एनफ एनर्जी टू जंप फ्रॉम ए बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। यानी कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली वे कहाँ होते हैं? बैलेंस बैंड के अंदर। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड के अंदर मूवमेंट हो जाए उनका, जैसे मान लो मेरा क्या है, बैलेंस बैंड है ये आपका, और मान लो ऊपर मेरे पास कंडक्शन बैंड, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर रेडिएट हो जाए, चले जाएँ इधर की ओर कंडक्शन बैंड के अंदर, तो आपका यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी इसकी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, तो उन्हें सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती ताकि वे जंप कर जाएं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर, तो सफिशिएंट एनर्जी कुछ मिलने की नहीं वहाँ पर। तो एट 0 केल्विन देयर इज एब्सोल्युटली नो थर्मल एनर्जी अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर no electrons have enough energy to break their covalent bonds and move into the conduction band. As a result, there are virtually no free charge carrier available for electrical conduction. This makes a semiconductor behave like a ideal insulator, meaning its conductivity is essentially zero. जैसे मैंने आपसे बोला था, इंसुलेटर में क्या होता, चार्ज फ्लो करता नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिविटी इज 0। नेक्स्ट एफ वाले में पहले लिखेंगे गिवन डेटा। क्या बोला है इसने यहाँ पर, ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिनिमा इज 60 डिग्री। दैट मीन्स आपको यहाँ पर रखा सेकेंड मिनिमा, दैट मीन्स एन की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ देखिए आपको 60 डिग्री, ये बोल रखा। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। देखो विड्थ ऑफ स्लिट जो होती है, दैट मीन्स जो ओपनिंग होती है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये आपका और ये आपकी स्क्रीन है ना, तो यहाँ पर जो ये वाली चीज़ होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। इसको हम दिखाते हैं, किसी किसी बुक में बोल देते हैं यहाँ पर ए और किसी यहाँ दिखाते हैं डी, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ए। दैट मीन्स आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो हम जानते हैं क्या डिफरेंशियल ऑफ सेकंड मिनिमा जो दे रखा है यहाँ पर, तो उसका फॉर्मूला होता है कितना, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ए ऐसी रहेगा, यहाँ होगा साइन 60 इक्वल टू एन, एन कितना आपका 2 इंटू लैम्डा, है ना। तो ए इसके लिए कितनी होगी, √3/2 इक्वल टू 2 लैम्डा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी आएगी 4 √3 इंटू लैम्डा, ये इसका आंसर होगा। अब करते हैं सेक्शन ए। देखो सेक्शन ए में इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, पढ़ते हैं पहले इसको। 4 कैपेसिटर्स आर इक्वली कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। मिडिल पॉइंट ओ इज अर्थेड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी एंड क्यू। यानी कि इस पी और क्यू पर मुझे निकालने का पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर अगर बात करता हूँ, यहाँ पर मेरा अगर बाई चांस में स्टार्टिंग में अगर मैं इसको अर्थिंग को भूल जाऊँ, यानी कि इस वाले पार्ट को अभी मैं नहीं लूँ, इस वाले पार्ट को नहीं लूँ, तो बताओ ये 4 के 4 कैपेसिटर जो होंगे, ये वाला
ठीक है ना। ये कैपेसिटर, ये और ये कैसे होंगे आपस में, सीरीज में। कैसे होंगे, सीरीज में। तो यहाँ पर निकालते हैं पहले सी नेट, यानी निकालेंगे पहले यहाँ पर 1/C। तो यहाँ कितना होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड 1/C4। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि चारों कैपेसिटेंस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका आएगा, इनका एलसीएम आएगा C और ऊपर बचेगा 4। अगर मैं यहाँ से देख पाऊँ C डैश, इसको बोलते हैं C डैश, तो यहाँ बोल देंगे C डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगा C/4। ये आपका नेट कैपेसिटेंस आ गया। क्या आ गया, नेट कैपेसिटेंस। अब निकालना क्या मुझे, अब मैं मान लेता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, अर्थिंग मैंने कर रखी है यहाँ पर। अब हम निकालते हैं यहाँ पर चार्ज। क्या निकालते हैं, चार्ज। अभी आप इसको भूल जाओ, चार्ज निकालते हैं। तो लेकिन वी नो दैट अच्छा, वी नो दैट Q इक्वल टू CV। C कितना आपका C/4, वोल्टेज कितना बैटरी का 20 वोल्ट, तो कितना आएगा 5C। दैट मीन्स आपको जो चार्ज आया वो आएगा आपका 5C के बराबर। ये आपका चार्ज आ गया। बताइए चारों के चारों जो कैपेसिटेंस यहाँ पर है ये कैसे हैं, सीरीज के अंदर। और हम जानते हैं सीरीज के अंदर क्या होता है, चार्ज विल बी सेम। दैट मीन्स इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज होगा 5 कूलम, 5C, यहाँ भी 5C, यहाँ भी 5C और यहाँ भी 5C, है ना। अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, क्या निकालूँ, एक पर्टिकुलर वोल्टेज निकालूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, तो Q इक्वल टू CV। तो अगर मैं यहाँ से V निकाल लूँ तो कितना आएगा Q/C। Q कितना आपका 5C/C, तो वोल्टेज कितना आ गया आपका 5 वोल्ट, है ना। कितना आ गया 5 वोल्ट। दैट मीन्स इस वाले केस में जो 5 वोल्ट होगा वो यहाँ भी होगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ भी होगा, 5 वोल्ट यहाँ और 5 वोल्ट यहाँ, है ना। अब मुझे निकालना P और Q पर। चलो देखते हैं अब यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर देख पाऊँ कि P मेरे पास कहाँ है, ये रहा। O कहाँ मेरे पास, ये रहा। तो जहाँ भी अर्थिंग होती है तो समझ लेना उस अर्थिंग वाले पॉइंट पर मेरा जो नेट पोटेंशियल होगा ऑन दैट पॉइंट वेयर इज अर्थिंग, तो याद रखना वहाँ पर वोल्टेज आपका होता है 0। दैट मीन्स इस वाले केस में यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा 0। ठीक। अगर मैं यहाँ पर देखो दिखाऊँ आपको हाईलाइटर की हेल्प से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मान लो आपकी करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, तो एक ऐसे मेरे पास प्लेट पॉजिटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। देखो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है यहाँ पर। तो इस टाइप से मेरे पास क्या होगा, इसका प्लेट्स पर चार्ज होगा, जो चार्ज स्टोर होगा। ठीक। अगर बात करता हूँ P पर, मैं चल रहा हूँ जब P से कहाँ की ओर, P से इस O की ओर, ठीक है ना। करते हैं यहाँ पर ड्रॉ पोटेंशियल एट P, ये निकाला जा रहा है इससे। तो कहाँ से लेना स्टार्ट हुआ हम, BP पर। यहाँ कितना खर्च हुआ +5, फिर आगे की तरफ गए, यहाँ भी कितना +5, और हम कहाँ पहुँच गए O पॉइंट पर। तो मैंने यहाँ दिया VO, कितना लग दिया BO, जहाँ हम पहुँच गए। बस में आ गई। अच्छा यहाँ पर ड्रॉप होगा ना पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, कि इसका साइन आएगा माइनस का। इरेज करते हैं इसको, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट यहाँ 5 वोल्ट यहाँ। तो BP माइनस VO इक्वल टू 10, और O पर कितना पोटेंशियल है 0, तो BP का पोटेंशियल कितना आ गया 10 वोल्ट। अब निकालें Q पॉइंट पर, किस वाले पर, Q पॉइंट पर। तो मैं चलना स्टार्ट कहाँ से हुआ,
मैं चलना स्टार्ट हुआ किस पर, ये निकालें पोटेंशियल एट कहाँ, क्यू पर। तो मैं चलना स्टार्ट हो गया यहाँ से बी ओ से, तो बी ओ 5 वोल्ट यहाँ कम होगा, 5 वोल्ट यहाँ कम होगा, इक्वल टू मैं कहाँ पर आ गया, वी क्यू पर। अगर बी क्यू इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का, माइनस बी क्यू इक्वल टू 10, तो यहाँ से आपका बी क्यू कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट। और बी ओ कितना होगा, 0, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, पोटेंशियल ऑन अर्थिंग। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया इस तरफ। नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना, तो पहले हम स्टेटमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या होगा, आंसर नंबर बी। तो जो स्टेटमेंट इसकी होगी, लिख दें क्या, जो क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ये होता है इसका स्टेटमेंट। ठीक है ना, यानी कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। याद रखना, आई कौन सी करंट होगी आपकी, इनसाइड वाली। आई क्या है मेरे पास, इनसाइड करंट, इनसाइड करंट। चलो अब इस करते हैं एम्पेयर से, जो मैंने यहाँ पे लिखा आपको ये वाला पार्ट, इसको प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ। चलो प्रूफ करते हैं। लेट सपोज दैट this is the wire, current flow in this direction I, B draw over this circular loop over a this wire like this। सेंटर जो मेरे पास है यहाँ पर, ये डिस्टेंस आप मान लो, इसकी जो रेडियस है कितनी होगी यहाँ पर, आर डिस्टेंस कितनी होगी, आर इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ यहाँ पर तो कैसे करेंगे, तो मैं ले ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ये बी डी एल, बी डॉट डी एल इंटू कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या डॉट साइन है, तो दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल टू यहाँ मेरे पास क्या है बी, तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि आपको इस वाले पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको निकाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो स्टेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता, याद रखना। तो इस बी के लिए कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कितनी होती है, 2 पाई आर। और थीटा यहाँ पर कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, आर सेम है, करंट सेम है। और ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। तो इंटीग्रेशन जो होगा, क्रॉस इंटीग्रेशन वो होगा डी एल। और डी एल क्या है, जो ये डी एल है ना, छोटे छोटे पार्ट, इतने छोटे छोटे पार्ट, अगर मैं सारी टोटल इसका पार्ट निकालूँ तो जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये क्या शो करेगा, इस लूप की टोटल लेंथ। और ये किस फॉर्म की है, सर्कुलर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर। ये बी में पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए कितनी थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो दैट मीन्स कितना आया, जो आपका बी डी एल आया वो कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। ये हो गया इसका प्रूफ। बात करते हैं नेक्स्ट, आंसर नंबर सी। सी में क्या बात बोलेगी, पढ़ते पहले इसको। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड शो द डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो देखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, meaning that it consists of oscillating electric and magnetic field that are perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation। जैसे मैंने आपको फिगर दिखाया था ऊपर की तरफ, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना। तो अगर जैसे यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर ये जो पार्ट है वाला,
इधर की ओर, ये होता है प्रोपोगेशन, कि जहाँ की ओर वेव मेरे पास जा रही है। और ये जो मेरे पास होता है ये वाली, हम इसे बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। चलो फिर कहाँ गए थे हम? ये रहा। ये होता है क्या? लाइट के बारे में बात है। अब बात करते हैं जो ये होती है आपके, भी होते हैं दो टाइप के, एक तो अनपोलराइज लाइट, एक होती है पोलराइज लाइट। तो पढ़ते हैं इसको। अनपोलराइज में क्या होता है? अनपोलराइज लाइट के अंदर इन ऑर्डिनरी लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशन अकर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। चलो सही बात है। दीज ऑक्सीलेटिंग आर रैंडम एंड रैपिडली चेंजिंग, यानी कि इसमें जो चेंज आएगा, अगर मैं बात करता हूँ पोलराइज की, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर मैनर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव के प्रोपोगेशन का और डायरेक्शन का और इसके मैग्नीट्यूड का। लेकिन बात करते हैं क्या अनपोलराइज के अंदर, तो इसमें क्या मिलेगा? रैंडम और रैपिडली चेंज मिल सकता, कि कभी ज़्यादा हाई हो जाए, कभी लो हो जाए, इस टाइप से। ए कॉमन एनालॉगी इज रोप बीइंग शेकन, वी आर हैंड मूव अप डाउन लेफ्ट राइट इन एंड ऑल डायरेक्शन। तो हम इस टाइप की लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। अब बात करते हैं पोलराइज की, तो इसमें क्या होता? व्हेन लाइट इज पोलराइज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन ऑफ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसमें क्या होता? मेंटेन होता। क्या होता? मेंटेन। इसमें चेंजेस रैपिडली या रैंडम नहीं आता। नेक्स्ट, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम to obtain the characteristics curve in forward base of p-n junction diode. Mention the effect of forward base on depletion layer of the junction. तो पहले हम पढ़ते हैं ये फॉरवर्ड बेस होती क्या चीज़ है। तो यहाँ देखो, द जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बेस्ड व्हेन द पी सेक्शन ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and n section of diode is connected to negative terminal of the battery. With n increases in voltage, the current also increase. For silicon diode at 0.7 volt, the current is increased suddenly. देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। तो पहले हम बनाते हैं इसका प्रॉपर डायग्राम। क्या बनाते हैं? प्रॉपर इसका एक डायग्राम। तो जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि ये आपका ये होती है मेरे पास इसके बीच में ये होती है आपकी डिप्लेशन लेयर। क्या होती है? डिप्लेशन लेयर। ये मान लो इधर होता है मेरे पास पी टाइप, ये पास होता है एन टाइप। तो फॉरवर्ड बेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर बोला गया क्या, जो पी साइड है मेरे पास उस साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो अदर साइड है मेरे पास एन, उसे हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर के मेरे पास जो एरिया देखा है वाला, ये क्या होता है? डिक्रीज। यानी पहले ये इतना था, अब बाद में होता 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 बहुत कम हो जाएगा, जहाँ पर क्या होगा डिप्लेशन लेयर मेरे पास फिनिश हो जाएगी। और करंट क्या होगी? पहले स्टार्टिंग में क्या होगी? करंट मेरी स्टार्टिंग में होगी 0। क्यों? क्योंकि इस वाले टर्मिनल को जब मेरे पास ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या करेगी? कुछ टाइम लगेगा इसे ब्रेक करने में। और जब ये ब्रेक हो जाएगी कंप्लीट, तो यहाँ पर क्या होगा? कंडक्शन मेरा स्टार्ट हो जाएगा चार्ज का। ठीक है ना? तो चलो इसका बनाते हैं अब ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, तो पहले स्टार्टिंग में मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? कुछ टाइम लगेगा डिप्लेशन को ब्रेक करने में। जैसे यहाँ पर वो लिखा 0.7 वोल्ट तक। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, ये मान लो बी, ये मान लो आई, बी आई ग्राफ। तो पहले स्टार्टिंग में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा ये इस टाइप से। तो देखो यहाँ तक करंट मेरी कितनी है? 0 पार्ट। लेकिन बताओ किसमें ये होता है? जो ये वाला पार्ट होता है फॉरवर्ड बेस का। यहाँ से आपसे पूछा गया था फॉरवर्ड बेस का।
अगर बोला रिवर्स बेस, तो रिवर्स बेस में क्या होता, यहाँ पर ये वाली जो लेयर्स थी, तो यहाँ पर ये ऐसे होना स्टार्ट होता है इस टाइप से, ये होता आपका रिवर्स बेस के लिए। ठीक, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो कितना होगा 0.7 सिलिकॉन के लिए, ये वैल्यू 0.7 वोल्ट, जो बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इस पार्ट के अंदर हमारे पास सेक्शन सी ख़त्म हो चुका। तो इसमें अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।